4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। नागालैंड हिंसा में 14 मौतों पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। थोड़ी देर में राज्यसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह बयान देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गाड़ी नहीं चढ़ाई गई, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से जब पीछे सेना लगी तो गाड़ी नहीं रखी और उसके बाद फिर गोली चलाई, लेकिन उसके बाद जो लोग जख्मी हुए थे उनको सेना ने ही अस्पताल में भर्ती कराया है और उनका वहां पर इलाज जारी है। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागालैंड को लेकर थोड़ी देर में अमित शाह राज्यसभा में भी बयान देने वाले हैं। हिंसा को लेकर विपक्षी सरकार से जवाब भी मांगा है। नागालैंड मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। और आज की कार्यवाही से पहले नागालैंड मुद्दे पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई थी। संसद सत्र और नागालैंड में हुई घटना पर पीएम ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की। नागालैंड के मोन जिले में हुई फायरिंग से मरने वाले नागरिकों की अंतिम विदाई में शामिल हुए सीएम नेफ्यू रियो। मृतकों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग की। रियो ने कहा कि उग्रवाद पर नियंत्रण पाने के लिए कानून लागू किया गया था, तो फिर अब ये क्यों वापस नहीं लिया गया है। अब 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज फिर जमकर हंगामा हुआ है। नागालैंड हिंसा और राज्यसभा में सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने शोर शराबा किया है। विपक्षी सांसदों ने प्ले कार्ड लेकर संसद के वेल में भी वो आ गए और हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी है। और वहीं निलंबित सांसदों ने संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने आज भी प्रदर्शन किया है। लगातार जारी है रोजाना। अब 5वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की थोड़ी देर में मुलाकात होने जा रही है। दिल्ली में आज शाम 5 बजे होगी दोनों नेताओं की मीटिंग। पुतिन के दौरे पर दोनों देशों के बीच AK-203 राइफल्स की डील पर दस्तखत होने और यूपी के अमेठी में AK-203 राइफल्स का कारखाने और एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी डील हो सकती रहेगी। नजर आगे बढ़ते हैं 4 बजे की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस के साथ आज हुई भारत की 2+2 मीटिंग और रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक में भारत ने उठाया चीन का मुद्दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 फॉर्मेट में बैठक में गलवान की घटना का जिक्र भी किया। सीमा पर अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर भारत के उत्तरी सीमा पर अकारण युद्ध की स्थिति की पैदा करने की कोशिश की चर्चा की है। 7वीं बड़ी खबर। अब पुतिन के दौरे से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 मुलाकात में विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के साथ साझेदारी को बताया स्पेशल और यूनिक। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि तेजी से बदल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत और रूस के संबंध और मजबूत रहे हैं। भारत और रूस एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए साथ काम कर रहे हैं और आगे भी लगातार करते रहेंगे। 4 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी और टकसाली नेता सुखदेव सिंह की पार्टी से होगा। और कैप्टन ने आज आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया। और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा गठबंधन का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है साफ तौर पर। 9वीं बड़ी खबर। अब सीएम योगी ने आरोप लगाया कि एसपी के राज में गुंडाराज चरम पर था और योगी ने पूछा कि कोरोना के वक्त अखिलेश यादव कहां थे। योगी ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के नाम को बदनाम किया है। दरअसल योगी आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और आजमगढ़ में योगी ने करीब 198 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तोहफा दिया है आजमगढ़ वासियों को। आगे बढ़ते एक और ब्रेकिंग न्यूज। और एसपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एसपी में शामिल होने के लिए नेताओं की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन एसपी में सिर्फ अच्छे नेताओं को ही लिया जाएगा। 11वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा अंबेडकर ने करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के अधिकार की बात हमेशा की है। मायावती बोली कि संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ उठाना है तो केंद्र और राज्य में राजनीतिक सत्ता की चाबी खुद अपने हाथ में लेनी होगी। 12वीं बड़ी खबर। अब 7 दिसंबर यानी कि कल एसपी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। जयंत चौधरी ने संकेत दिए कि मेरठ में कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव संयुक्त रैली करने वाले हैं। और संयुक्त रैली को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता खुश है कि गठबंधन की घोषणा लगभग हो चुकी है। हमारी परंपरा है कि फैसले बंद दरवाजों के पीछे नहीं लिए जाते हैं, जनता में चर्चा होती है। हम अपने सभी संदेश 7 दिसंबर को देंगे, इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई है और चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। आज बीजेपी में विभिन्न दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी अभिराम सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं रामदास बहेलिया कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। पूर्व मंत्री किरण जाटव, राष्ट्रीय कवि सौरभ जैन, सुमन, पूर्व आईपीएस मनोज झा समेत राजेश सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मजबूत हो रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक की और इस मीटिंग में प्रियंका गांधी ने आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी का
लेकर जायजा, लेकर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी मंथन हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज साबित होगा। 15वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बीएसपी से जुड़ी हुई बीएसपी का नया चुनावी दांव, जिसके तहत बीएसपी ने आरक्षित सीटों पर ब्राह्मण पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत इस बार मायावती ने आरक्षित चुनावी सीटों पर ब्राह्मण नेताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। ब्राह्मणों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन आरक्षित सीटों पर बीएसपी के हक में सवर्ण समाज को जोड़ें और यहां पर अपनी जीत सुनिश्चित करें। एक और बड़ी खबर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केशव प्रसाद मौर्य ने संसद भवन में पीएम के मुलाकात की और यूपी चुनावों को देखते हुए पीएम और मौर्य की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन करने वाले, जिसकी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वांचल को 100 अरब रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पूर्वांचल को कल मिलेगी 100 अरब की योजनाएं और इनमें गोरखपुर का खाद कारखाना और गोरखपुर में ही बन रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले एम्स और आईएमआरसी की हाईटेक लैब का भी उद्घाटन शामिल है। बीजेपी लगातार पूर्वांचल में दौरे कर रही है और पूर्वांचल पर खासतौर पर बीजेपी की इस बार नजर है। यहाँ पर फिर से क्लीन स्वीप की तैयारी हो रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, तेलंगाना आंदोलन के नेता CS बिट्टल ने बीजेपी का दामन थामा है। मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए और CS बिट्टल राज्य के कर्मचारी यूनियन के कद्दावर नेता के साथ तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद CS बिट्टल ने बीजेपी को अनुशासित और लोकतांत्रिक बताया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी मौजूद थे। अब 19वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। गद्दार बताए जाने के बाद सिंधिया ने दिग्गी राजा पर जोरदार हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं उस स्तर तक नहीं जाना चाहता, गिरना चाहता। ये जनता तय करेगी कि ओसामा जी कहने वाले गद्दार हैं या मैं। कल राघोगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सिंधिया महाराज ने कांग्रेस का पूरा फायदा उठाया और फिर कांग्रेस छोड़कर चले गए। 20वीं बड़ी खबर, 4 बजे की ब्रेकिंग न्यूज। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम केजरीवाल कल पंजाब के दौरे पर जाएंगे। कल वो पंजाब के दोआबा क्षेत्र के करतारपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। पंजाब दौरे के दौरान केजरीवाल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं। नजर ऐसी बता दें कि इससे पहले भी जालंधर में व्यापारियों को गारंटी देते हुए 24 घंटे बिजली देने का ऐलान केजरीवाल कर चुके हैं। अगला ऐलान क्या होता है ये बताएंगे आपको, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इस्लाम छोड़ हिंदू बने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी गाजियाबाद के डासना के यति नरसिंहानंद ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में शामिल करा लिया। हिंदू बनने के बाद वसीम रिजवी ने त्यागी समाज ग्रहण किया है और वसीम रिजवी का नाम बदलकर अब हरबीर नारायण सिंह त्यागी कर दिया गया है। वसीम रिजवी ने कहा कि इस्लाम में हर शुक्रवार को मेरे सिर पर एक इनाम रखा जाता था, इसलिए अच्छा है मैंने इसको छोड़ दिया। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। शशि थरूर ने संसद टीवी की एंकरिंग छोड़ दी है। निलंबित सांसदों के समर्थन में शशि थरूर ने टू द पॉइंट शो होस्ट करने से मना कर दिया है। कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा एंकरिंग नहीं करूंगा। शशि थरूर से पहले शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी संसद टीवी के कार्यक्रम के एंकर पद से इस्तीफा दे चुकी है। प्रियंका मेरी कहानी शो की एंकर थी, अब नहीं है। अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, संसद में स्वास्थ्य संबंधी समिति के अध्यक्ष राम गोपाल यादव ने ओमिक्रॉन पर 9 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव और DG ICMR को भी बुलाया गया है और यह बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब देश के अलग अलग हिस्सों के कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 24वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की 4 बजे की एक और बड़ी खबर, देश की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ये देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले एक दिन में ओमिक्रॉन के 17 मरीजों की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 21 हो गई है भारत में। जयपुर में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2 और दिल्ली गुजरात में 1 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। सभी मरीजों के संपर्क में आए लोगों की भी अब जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की दिल्ली से। दिल्ली में 1 ओमिक्रॉन का मामला कंफर्म हो गया है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक अगर आपको बताएं कि LNJP में 27 ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज सामने आए थे और सभी की तबीयत ठीक है। सत्येंद्र जैन बोले कि हमारी कोशिश है कि एयरपोर्ट से आने वालों के लिए जरिए किसी भी तरह से ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जाए, ये दिल्ली सरकार की कोशिश हो रही है। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जयपुर से ओमिक्रॉन से जुड़ी बड़ी खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले परिवार में एक और सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिला है और इस सदस्य का सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। जयपुर के आदर्श नगर के 5 मरीजों में 1 ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है और जयपुर में अब तक ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आ चुके हैं। जिन लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है उनमें बच्चे भी शामिल हैं और ये चिंता की बात है। 27वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन के खौफ के बीच जयपुर में कोरोना मरीजों में उछाल आया है। आज जयपुर में 15 नए मामले आए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा बच्चा भी इसमें पॉजिटिव मिला है। जर्मनी से आया एक शख्स भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। बताया यह भी जा रहा है कि 27 नवंबर को जर्मनी से आए थे 4 लोग, वापस जर्मनी जाने के लिए जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव मिले। जयपुर प्रशासन ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 4 बजे की 28वीं
ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में एक ही परिवार के 6 लोगों में मिला है ओमिक्रॉन। नाइजीरिया से अपने भाई से पुणे आई महिला मिलने सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट उसमें मिला है। बाद में परिवार के बाकी सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 8 मरीजों में ओमिक्रॉन संक्रमण पाया गया है। 4 बजे की 29वीं बड़ी खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के करीमनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट हुआ है और एक साथ 43 छात्र और स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में 33 कॉलेज के छात्र और बाकी कॉलेज के स्टाफ भी शामिल हैं। कॉलेज प्रशासन ने करीब 200 छात्रों और स्टाफ की कोविड जांच भी करवाई है। संक्रमित छात्रों में ज्यादातर हॉस्टल में रहने वाले हैं और कॉलेज और हॉस्टल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आगे के कदम उठाए जा रहे हैं। 4 बजे की 30वीं बड़ी खबर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं तो मॉल थिएटर में आपकी एंट्री नहीं होगी। ओमिक्रॉन बढ़ने के बाद बेंगलुरु में नई गाइडलाइंस कोविड की जारी की गई हैं और लोगों से कहा गया इसका पालन करना होगा। मार्शल और स्वास्थ्य अधिकारी बिना किसी सूचना के निरीक्षण करेंगे और अगर कहीं आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक ही पहला राज्य है जहां सबसे पहले 2 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। अब 31वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,306 नए केस दर्ज किए गए। 211 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना से 8,834 लोग ठीक भी हुए हैं और सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 98,416 हुआ है। देश में अब तक 127 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और पिछले एक दिन में 24,55,000 डोज दी गई है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं 4 बजे की। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, जीटीबी में आज ओपीडी इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं। नीट काउंसलिंग में देरी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टरों ने रूटीन और इमरजेंसी सेवा दोनों का वो बहिष्कार किया है। चारों अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्स में ऐसा नहीं है लेकिन इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 32वीं खबर थी। अब 33वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी के मथुरा में ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान के बाद प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी ड्रोन से शहर के हर कोने की निगरानी की जा रही है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने धमकी दी है कि वे आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर भी हिंदू रीति रिवाज से पूजा करने जा रहे हैं और मूर्ति भी स्थापित करेंगे। हिंदू संगठनों के इस ऐलान के बाद इलाके में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। 4 बजे की 34वीं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा समिति के सामने एक्ट्रेस कंगना रनौत नहीं हुई है पेश। सिख समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कंगना को समन भेजा गया था। समिति के अध्यक्ष और आप के विधायक राघव चड्ढा से कंगना ने विधानसभा की समिति के सामने पेश होने के लिए कुछ वक्त और मांगा है। बता दें कि कंगना रनौत को सिख समुदाय पर सोशल मीडिया के जरिए गलत अफवाहें फैलाने का आरोप उन पर लगा था। अब आगे बढ़ते एक और ब्रेकिंग न्यूज। भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की जमानत को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। हालांकि इस मामले में एनआईए की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 8 दिसंबर को सुधा जमानत पर रिहा हो जाएंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग भी की गई। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल हो गई है। म्यांमार की नेता आंग सान सू की पर कोविड नियमों का उल्लंघन और लोगों को भड़काने का आरोप लगा। इसी के तहत सजा का ऐलान हुआ है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद सू की 1 फरवरी से ही हिरासत में है और इस सजा के ऐलान के बाद अब आंग सान सू की चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 37वीं बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी से। यूपी के सोनभद्र में मलेरिया का कहर, 20 बच्चे बीमार। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया गांव में कैंप। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आया है। लखनऊ से भेजी गई टीम जांच में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों में मच्छरदानी और दवाइयां लगातार बांट रही है और अब तक 35 बच्चे हो चुके हैं मलेरिया से संक्रमित। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीती टीम इंडिया। 1-0 से सीरीज पर कब्जा किया टीम इंडिया ने और दूसरे टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रन से मात दी। दूसरी पारी में भी टीम इंडिया के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। जयंत यादव और आर अश्विन ने दूसरी पारी में 4-4 विकेट लिए। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 540 रनों का लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 167 रन ही बना पाए। अब आगे बढ़ते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड में बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी से गिरा है पारा। बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी से बर्फ की चादर से ढका बद्रीनाथ धाम। पारा 0 से नीचे पहुंच चुका है। चमोली की बात करें, चमोली और उत्तरकाशी में बर्फबारी से हर तरफ नजर आ रही है सफेद चादर। वहीं सोनमर्ग में श्रीनगर लेक हाईवे पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। यातायात प्रभावित हुआ है। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 40वीं बड़ी खबर। गुजरात में आवारा जानवरों के आतंक की तस्वीरें सामने आई है। भावनगर में एक आवारा सांड ने 2 बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। हमले में एक बुजुर्ग को गंभीर चोट भी आई है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें कि आवारा जानवरों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है। ये है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।